अभ्यासातून तुम्हाला तो नीट समजून सांगायचा हा त्यांचा तो सगळा हेतू आहे. तेव्हा ते खंड प्रकाशित करायचे. आणि एक काम जे ते कॅटरॅक्ट ऑपरेशन झाल्या हाती घेणार होते ते म्हणजे त्यांच्या आतनं मराठी शिवचरित्र अफजल खानापर्यंत झालं आहे. पुढचं लिहायला आपल्याकडे आता आयुष्य नाही आहे याची त्यांना कल्पना होती. पण मग आमची चर्चा अशी झाली की कमीत कमी त्या पुढच्या शिवचरित्राचे जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्याच्यावरचे परिशिष्ट जे आहेत ते परिशिष्ट खंड आपण करूया. तर त्यांना आता फार कंटाळा आला औरंगजेब दिल्यानंतर. आणि ते म्हणाले आता काय करायचं. तो म्हटलं मग ते एक फार महत्त्वाचं पेंडिंग काम आहे, ते असंच बाजूला पडलं काही योग्य नाही, ते फार महत्त्वाचं आहे. ते म्हणजे होय आपण परिशिष्ट खंडाचं काम सुरू करू. पण ती परिशिष्ट जी आहे ती त्यांनी लिहिलेली आहेत, त्याच्या जुन्या जागेत आहेत आणि ती आणून ती परिशिष्टाचा देखील खंड आम्ही प्रकाशित करणार आहोत. आणि आज आपण इथे जमलो ते थोडंसं उशिरा जमलो. त्याचं एकमेव कारण की ह्या दिवशी देखील आपण एक संकल्प केला. म्हणजे 17 तारखेला गेले आणि आम्ही संकल्प केला. मी तातडीने 30 तारखेला अमेरिकेतून परत आलो आणि त्यांचं जे इंग्रजी शिवचरित्र आहे शिवाजीज लाईफ अँड टाइम्स परममित्र प्रकाशन प्रकाशित केलं. वहिनी आणि त्यांची मुलगी इथं आता आलेले आहे. अतिशय उत्कृष्ट असं पुस्तक बाजारात गोष्टी काढलं होतं. पण ते गेली काही वर्ष बाजारात नव्हतं. त्यांनी मोठ्या मनाने त्याला होकार दिला. त्याचे हक्क मंडळाला मिळाले. अजितराव गाडगे इथं हजर आहेत, त्यांच्यामुळं आम्हाला ते हक्क घेता आले. आणि ते देखणं पुस्तक माधुरी जोगन यांनी जी देणगी दिली त्यामुळं आज ते तयार झालं आणि ते आज आपल्याला उपलब्ध आहे. पहिली आवृत्ती 2,500 होती, पण आज या 2 दात्यांमुळं आज ते पुस्तक आपण आलो. त्याप्रमाणे त्यांची 2 पुस्तकं जी फ्री टाकली होती इंटरनेटवरती, लोकांची मागणी होती की ही पुस्तकं आम्हाला अभ्यासकांना मात्र हार्ड कॉपी लागते. म्हणून शिवाजी महाराजांचे हिंदू मुसलमान ख्रिस्ती सेवक आणि टिपू ॲज ही वॉज ही 2 पुस्तकं देखील अशी 3 पुस्तकं आज आपण प्रकाशित करत आहोत. त्याचप्रमाणे भारत विकास संशोधन मंडळाने निर्णय घेतला आहे आणि वरती एक दालनाचं काम सुरू झालं आहे. गजानन मेंदळे अध्यासन युद्धशास्त्राचं हे ताबडतोब सुरू होईल आणि त्यांची जी सगळी प्रचंड लायब्ररी आहे ती सगळी लायब्ररी त्या ठिकाणी अभ्यासकांना उपलब्ध होईल. त्या ठिकाणी दरवर्षी सुहास काकडे त्यांचे मित्र जे अमेरिकेत असतात त्यांनी सांगितलं की एका विद्यार्थ्याचं 1,00,000 रुपये दरवर्षीचं मी त्याची अभ्यासकाला देईन. आणि जो मेंदळेंच्या डोक्यात होतं की नवीन नवीन संशोधन झालं पाहिजे, नवीन कागद उजेडात आली पाहिजे. ही जी काही सवय लागली आहे की जे काही ऑलरेडी प्रकाशित झालंय त्याचे बटाटे वडे समोसे बनवायचे, तर हे काम बंद झालं पाहिजे. मूलभूत साधनांकडे गेलं. मंडळाचं मूळ कार्य काय. मंडळाचं मूळ कार्य आहे की नवीन नवीन कागद प्रकाशित आणणे आणि त्यामुळे ते काम त्या अध्यासनाच्या वतीने चालू राहील. अजितराव मी उल्लेख करतो बरं का, अजितरावने आत्ताच 10,00,000 रुपयाची घोषणा केली आहे या कामासाठी. आणि मला माहिती आहे लोकांना असा खरंच विश्वास बसत नाही. अहो मी जेव्हा ठरवलं गजाननाचं म्हणलं की आपण काढूया मराठीतून तेव्हा मी 18 वर्षाचा होतो फक्त. तर मला एवढी खात्री आहे, लोक असं विचार करतात की एवढी पुस्तकं तुम्ही कशी काय प्रकाशित करणार. तर 100% ती सगळी प्रकाशित होतील. आणि अजून एक राहिलं ते म्हणजे खूप लोकांची मागणी अशी आहे की शिवाजी लाईफ अँड टाइम्स हे जे इंग्रजीतून आहे संपूर्ण शिवचरित्र तर ते मराठीतून आणलं पाहिजे. त्याप्रमाणे ते मराठीमध्ये आता येत आहे. आणि ह्या सगळ्या प्रकल्पामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची फार मदत झाली. शिवाजी महाराज झाले नसते तर हे पुस्तक अख्ख्या भारतभर पोहोचवण्याचं काम संघाने केलं. ते इंग्रजीतून, हिंदूतून, तेलुगूतून, गुजरातीतून एवढ्या भाषांमध्ये आत्ता आलंय आणि भारतातल्या सगळ्या भाषांमध्ये संघ ते प्रकाशित करणार आहे. त्याचप्रमाणे इस्लामची ओळख याची 10,000ची आवृत्ती काढता आली, कारण 5,000 पुस्तकं ही संघाच्या स्वयंसेवकांनी घेतली आणि त्यामुळे तो प्रकल्प आपल्याला
पूर्ण करता आला. तर अशा पद्धतीने यापुढे देखील मंडळामध्ये त्यांच्या स्मृती कशी जपायची, तर मंडळाचं काम अधिक जोमात चालवायचं, अधिक लोक त्याच्यामध्ये सक्रिय होतील, काम करतील आणि आमच्यासारख्या लोकांनी त्यांच्या पाठीशी उभं राहायचं, हा आमचा संकल्प आहे. गजभाऊंचं भारत इतिहास संशोधन मंडळ ही गजभाऊंची कर्मभूमी होती. फक्त भारत इतिहास संशोधन मंडळातला प्रत्येक कागद गजभाऊंना माहिती होता, कानाकोपरा गजभाऊंना माहिती होता. आणि त्यामुळे खरंच तर इतिहास संशोधन क्षेत्रातला कर्मयोगी असाच मी त्यांचा उल्लेख केला. आणि या कर्मयोगाच्या स्मृती जपणं किंवा त्यांचं काम पुढे नेणं हेच भारत इतिहास संशोधन मंडळाचं काम असेल आणि ते निष्ठेने पूर्ण केलं जाईल हेच दादांनी या निमित्ताने आपल्याला सांगितलं. त्यांच्या भाषणात त्यांनी याचाही उल्लेख केला की गजभाऊंची सर्वच पुस्तकं ही भारत इतिहास संशोधन मंडळ प्रकाशित करणार आहे, पुनर्प्रकाशितही करणार आहे. आणि या पुनर्प्रकाशनाचा आज शुभारंभ आम्ही करतो आहोत. आज आम्ही शिवाजी हिज लाईफ अँड टाइम्स हे एक पुस्तक, दुसरं छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिस्ती सेवक हे दुसरं पुस्तक, आणि तिसरं टिपू ॲज ही रिअली वॉज, ही 3 पुस्तकं जी अगोदर प्रकाशित झालेली आहेत, आज मार्केटला उपलब्ध नाही, अशी तिन्ही पुस्तकं भारत इतिहास संशोधन मंडळ आत्ता पुनर्प्रकाशित करीत आहे. आणि या सर्व पुस्तकांचं प्रकाशन आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपालजी आणि डॉक्टर रघुवेंद्रजी तंवरजी यांनी आणि त्याचबरोबर व्यासपीठावर असलेल्या सर्व मान्यवरांनी करावं अशा प्रकारची विनंती त्यांना करतो. धन्यवाद. आज आपण ही जी प्रकाशित केलेली 3 पुनर्प्रकाशित केलेली पुस्तकं आहेत, याच्याशिवाय गजभाऊंचे असणारे छत्रपती शिवाजी महाराज झाले नसते तर, त्याचबरोबर शिवाजी महाराज सेवियर ऑफ हिंदू इंडिया आणि इस्लामची ओळख, राजा शिवछत्रपती भाग 1 आणि 2, आदिलशाही फरमाने आणि शिवछत्रपतींचे आरमान, अशी एकूण 9 पुस्तकं आपण आता हॉलच्या बाहेर भरघोस सवलतीमध्ये विक्रीला ठेवलेली आहे. त्याला कोणतीही टक्के वगैरे भर यांनी लावलेली नाही. 4,500चं पुस्तक लिटरली 3,000 रुपयापर्यंत आपण आता देतोय. इतकी भरघोस सवलत आपण ठेवलेली आहे. आणि ही सवलत भारत इतिहास संशोधन मंडळाच्या विक्री केंद्रामध्ये कायम चालू राहणार आहे, हे या निमित्ताने मी सांगतो. याशिवाय दादांनी आता जे भाषणात सांगितले की गजभाऊंची होणारी प्रकाशित होणारी पुस्तकं ही अशाच प्रकारच्या सवलतीने आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. या पाठीमागचा उद्देश एकच आहे की गजभाऊंनी केलेलं काम आपल्यापर्यंत पोहोचावं, जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावं, ही या पाठीमागची भावना आहे. आज या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी जे 2 प्रमुख पाहुणे आपल्याकडे आलेले आहेत, यापैकी डॉक्टर रघुवेंद्र तंवरजी हे इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. सर 2 मिनिट फिनिश करा. रघुवेंद्रजी तंवरजी हे ICHR चे सध्या चेअरमन आहेत. खरं तर ते मूळचे हरियाणाचे शेतकरी कुटुंबात आहेत आणि त्यांनी संपूर्ण आपलं करिअर जे केलेलं आहे ते कुरुक्षेत्र विद्यापीठामध्ये, ते वयाच्या 40 मध्येच त्या ठिकाणी प्रोफेसर झालेले आहेत
त्यानंतर प्रोफेसर इमेरिट्स म्हणून तिथे राहिलेले आहेत. याशिवाय इंडियन फिलॉसॉफिकल ICHR ते आत्ता चेअरमन आहेत. याशिवाय ICPR म्हणजे इंडियन काउन्सिल ऑफ फिलॉसॉफिकल रिसर्च याचेही ते चेअरमन म्हणून काम त्यांनी केलेलं आहे. तंवरजी यांचं कार्य हे मुख्यतः जम्मू काश्मीर आणि लडाख या संदर्भातलं मुख्य संशोधनाचं काम आहे. त्याशिवाय भारताची फाळणी आणि स्वातंत्र्याचा लढा याच्यामध्येही मोठं त्यांचं काम आहे. पंजाबची फाळणी, त्याशिवाय काश्मीर प्रश्नावरचा सखोल अभ्यास आणि त्यावरचं अनेक लेख आणि पुस्तकं त्यांनी पब्लिश केलेली आहेत. आणि आणखी एक अतिशय गाजलेलं त्यांचं पुस्तक आहे ते म्हणजे स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टिशन. हेही अत्यंत गाजलेलं पुस्तक त्यांचं आहे. म्हणजे इतिहासाचे प्राध्यापक ते मुख्यतः आहेत. आणि गजाभाऊंचे त्यांची व्यक्तिगत संबंध होते, कारण गजाभाऊ काही दिवस किंवा काही वर्ष हे ICHRचे सदस्य होते. त्यामुळे या सर्व दृष्टीने गजाभाऊंच्या अत्यंत जवळचे असणारे इतिहासाचे जाणकार डॉक्टर रघुवेंद्रजी तंवरजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं या ठिकाणी मत व्यक्त करावं. माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, माननीय दिलीप रावत जी, टेक इन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सब लोग, बहुत सीनियर वरिष्ठ स्कॉलर्स यहाँ सामने मेरे बैठे हैं. मुझे नहीं ध्यान आ रहा किसका नाम ढूंढ रहा हूँ, पर पुरस्कार जीत कर उनको सामने बैठे हैं तो देना पड़ेगा. ये अक्सर ऐसा है कि बहुत सी बातें मेरे मन में गुजर रही थी कुछ समय पहले. स्वर्गवास से पूर्व कुछ रोज पहले, लगभग 2 महीने पहले, NCERT की एक पुस्तक छपी क्लास 8 के लिए. उसमें विवादित विषय था कुछ. माननीय शिक्षा मंत्री जी का मुझे फोन आया कि एक कमेटी बनाइए और इसको थोड़ा गंभीरता से इस विषय को देखिए. ये बात माननीय महेंद्र जी के स्वर्गवास से पूर्व, लगभग 2 महीने पहले की पूर्व की बात है. मैंने नाम से तो जानता था नेचुरली, तो मैंने फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए मैंने बात की. राजा दीक्षित जी यहाँ बैठे हैं. मैंने उनसे पूछा कि महेंद्र जी से बात करनी है, तो मेरी उनसे बात हुई. मैं तो एक हिस्टोरियन हूँ और नेचुरली आप लोग बहुत से ऐसे यहाँ बैठे हैं, मंच पर भी बैठे, नीचे भी बैठे हैं, जो मुझसे निजी रूप से जानती थी. मैं तो उनको एकेडमिकली जानता था. तो मेरी उनसे एक दिन फोन पर बात हुई. ये लगभग 2 महीने पूर्व की बात है. तो मैंने बड़े विनम्रता से उनसे निवेदन किया कि आपने आना है और एक बहुत विशाल, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, आपके बिना इसको कुछ सुलझा नहीं सकता. तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगा. तो मैं खींचता रहा, जैसे आदत है, मैंने सोचा मनाऊँगा. तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा चलिए ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए. तो कहा मेरा लैपटॉप खराब है, मुझे लैपटॉप ठीक कराना है. तो एक मेरे मन में जो बात आई कि इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा काम, उन्होंने बात चलती रही. तो कुछ देर बाद अपने परिवार की बात शुरू कर दी. मैं तो अकेला रहता हूँ, तो देखता मैं अपने आप ही कराऊंगा. तो ये सब बातें उन्होंने मुझे 2 महीने पूर्व बताई. ये मैंने इसलिए जिक्र किया एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाने के लिए. स्कॉलर तो उनकी मैं बात समय लेकर थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि जिन बातों से हम लोग सब प्रभावित हैं. माननीय रावत जी ने कहा कि, मंच संचालक जी ने भी कहा कि सारा जीवन उन्होंने इसमें दिया है. ये मामूली बात नहीं है. हम लोग बहुत से एकेडमिक्स हैं, इस विषय को जानते हैं. जो पुस्तक जिसका विमोचन अभी हुआ, फर्स्ट प्रिंट का मेरे पास पर्सनल कॉपी है. मुझे लगभग 50 साल हुए हैं इतिहास की दुनिया में. 1977 में पोस्ट ग्रेजुएशन करके पढ़ाना शुरू किया था 21 साल की उम्र में. विश्वास कीजिए कि मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी पुस्तक नहीं देखी. और मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये श्रद्धांजलि सभा माननीय महेंद्र जी की है. मैं वास्तविक रूप से आपको ये कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से मैंने ये पुस्तक देखी है. उनकी स्कॉलरशिप के लिए मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ कि कंपैरेटिवली अगर ये पुस्तक कहीं 40 साल पहले आ गई होती. मैंने 1977 में की. हम लोग मराठा हिस्ट्री को, शिवाजी महाराज को पढ़ने के लिए हमदाद सरकार, देसाई, SL सेना भी पढ़ते थे.
अगर कहीं ये पुस्तक 40-50 साल पहले आ गई होगी तो ये एक कोर स्टडी, फंडामेंटल स्टडी होती है मराठा हिस्ट्री के लिए। और ये मैं बात आपको एक चेयरमैन ICHR के नाते कह रहा हूं कि ये वास्तविकता है। शिवाजी महाराज का जो व्यक्तित्व है, मैं तो उत्तर भारत से आता हूँ, मराठी भी थोड़ी थोड़ी समझता हूँ, ज़्यादा नहीं समझता, वो तो सकता ही नहीं। तो शिवाजी महाराज का हमारे उत्तर भारत के हर घर में आपको चित्र मिलेगा। ये महाराणा प्रताप का, शिवाजी का, गुरु गोविंद सिंह का, ये मान्य सामान्य चित्र हैं। आपको ग्रामीण भारत में, मैं किसान का बेटा हूँ, गाँव में पैदा हुआ हूँ, हमारे घर में शायद आज भी ये चित्र लगे होंगे। और हर छोटे अनपढ़ से अनपढ़ परिवार में भी आपको 3-4 चित्र तो मिलेंगे, गुरु गोविंद सिंह का, शिवाजी महाराज का और महाराणा प्रताप। तो ये जो हर घर की जो कहानी फैली है, कुछ तो कारण था इसका। एक इतिहासकार के नाते हम लोग क्यूरियस, हम एकेडमिक्स में कमी होती है, हम दूसरे के काम में बहुत कमी, हम लोग कमियां निकालने के आदी होते हैं। ये हमारे प्रोफेशन का एक पार्ट है। तो पर मेरा ये अनुभव है कि इस पुस्तक को समझने, इस शिवाजी महाराज को समझने के लिए, उनके योगदान को समझ, आप इसके डायमेंशंस किताब की देखिए। आप इंग्लिश वर्जन इसका 2011 में आया, मराठी वर्जन, ये विडंबना है। जब लोकमान्य तिलक ने गीता का अनुवाद किया, पहले गीता रहस्य का मराठी वर्जन आया, कई साल बाद उसका इंग्लिश वर्जन आया। तो अब 300 कंटेंट्स अगर आप देखें इस पुस्तक के, 300 भागों में डिवाइडेड है। मैंने ऐसी कोई पुस्तक आज नहीं देखी तो 300 पार्ट्स में, 300 डिफरेंट पार्ट्स में एक व्यक्ति किसी चीज को समझा रहा है। 24 मैप्स हैं। सोर्सेस के भी मन से माने रावत जी ने भी की, मन संचालिक जी ने भी की कि मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ये सभी भाषाओं का आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस पुस्तक में। एक इसी हिस्ट्री एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। एक अभी हम लोग अभी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में थोड़ी सी समय बैठे थे तो वहाँ चर्चा चल, हिस्ट्री का लर्निंग प्रोसेस है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि सोर्सेस पर डिपेंड करती है, इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करती है। मुझे जो चीज़ एक ही सोर्स से मैं जो लिखूंगा, हो सकता है कि प्रोफेसर दीक्षित ना लिखे उसको। ये हमारी समझ पर है, हमारा क्या बैकग्राउंड है, हमने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, उसी पर ये अनुवाद होता है। पर कुछ चीज़ें बड़ी फंडामेंटल है। प्रोफेसर गजानन जी का, मैं प्रोफेसर तो कहूँगा ही, हालांकि वो कभी प्रोफेशनल टीचर है, मुझे बताएगा कि नहीं रहे हैं, पर उनसे बड़ा विद्वान शायद हमारे बीच नहीं है कोई। तो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है उस पर मैं थोड़ा सा आपको 2-1 मिनट लेकर पढ़ूंगा। अंग्रेजी में है ये। एक व्यक्ति के इंटेलेक्ट को समझने के लिए उसकी हाउ ही एक्सप्लेन्स द इश्यू, वो किस प्रकार से किस विषय को पेश करते, प्रेजेंट करते हैं, उसको जानना बड़ा जरूरी है। बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। जादुना सरकार जी पर मैं तो 1 मिनट के बाद आऊँगा कि उनके कैसे रिलेशन थे और किस प्रकार से एक आदमी के किस लेवल का इंटेलेक्ट इस व्यक्ति का था, इस व्यक्ति का, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। यहाँ बात है कि एक कंटेंशियस इशू है, शिवाजी एंड हिज रिलीजियस टॉलरेंस। ये बहुत एक जो हम लोग हिस्टोरियंस में जानते हैं इस इशू को अच्छी तरह, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शिवाजी की धार्मिक नीति क्या है, उनकी टॉलरेंस क्या है। अंग्रेजी में है तो चाहेंगे मैं हिंदी में इसका अनुवाद आपको बता दूंगा बाद में। शिवाजी's political aim was the liberation of India from Muslim rule and the establishment of a Hindu kingdom. This is गजानन जी के शब्द ही। Yet to him, this did not mean the persecution of the other religions. Hindus by nature and indoctrination are tolerant people. See, this is a very profound statement. बहुत बड़ी बात वो यहाँ कह रहे हैं। Hindus by nature and indoctrination are a tolerant people and do not regard their religion as the only way to salvation, nor indeed that of others as a threat to their own. Shivaji was no exception, a fact which has led some historians to confound this innate tolerance with modern notions of secularism.
even if we choose to ignore for a moment the plethora of evidence saying that Shivaji aspired to establish a Hindu kingdom, it is highly improbable, considering the times in which he lived, that his political aim could have been the creation of a secular state. And if at all we are to believe such a contention, it must be attested by positive evidence, which it is not. See, he has said a lot here. उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय को बहुत सुंदरता से बिना किसी को ऑफेंड करे, बिना किसी विवाद को खड़ा किए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ कही है। गजानन जी की जो बात थी कि प्रोफेशनल हिस्टोरियन के नाते मुझे जो समझ आती है, इसी ये जो शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ये 2011 में इसका इंग्लिश अनुवाद आया, मराठी वर्जन तो शायद 95-96 में आया इसका। इस पुस्तक में एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो क्रेडिबल सोर्स एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसका। ये इतना एक अनुभव है इस पुस्तक को पढ़ने का कि उस पेज पर एक बात कह रहे हैं और उस पेज के नीचे उसी बात को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मुझे बताया गया है कि शायद फुटनोट्स आप लोग यूज कर रहे हैं अभी या प्रिंट्स में, बट एक बहुत सुंदर तरीका है हर बात को एक व्यक्ति के इंटेलेक्ट को, उसके उदारता को, उसके बड़पन को, उसके बड़े हेतु को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको और देता हूं। इसी मैंने आपसे कहा अभी एकेडमिक्स में, पर्टिकुलरली हमारे जैसे सोशल साइंसेस डिसिप्लिन्स में एक इशू ये आता है कि हम अपनी बात को ऊंचा रखते हैं, कोशिश करते हैं, नाम कमाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, इनका अभी मन से भी बताया गया कि जादूनाथ सरकार जी के संबंध में, विषय में उनकी जो हिस्ट्री सोर्स बेस्ड है। गजानन जी का मानना ये था कि जादूनाथ सरकार ने जो शिवाजी पर काम किया या वज्र पर काम किया, मराठी हिस्ट्री पर काम किया, उनकी जो सोर्सेज थे, जो मराठी सोर्सेज थे, वो उचित नहीं थे या कमजोर थे या अच्छे नहीं थे। हिस्टोरिकल परसेप्शन हैं ये, हम लोग अलग अलग इसको देखते हैं, कोई अच्छा मानेगा नहीं मानेगा, बट वो उसको एक पूरा चैप्टर इस पुस्तक में दिया उन्होंने। जादूनाथ सरकार, जो आप इस इतिहास के विद्यार्थी इतिहास में रुचि रखते हैं, वो मेरी बात को समझेंगे कि जादूनाथ सरकार को कोई टिप्पणी करना कोई मामूली व्यक्ति का काम नहीं है। वो बहुत ही प्रोफाउंड लेवल के स्कॉलर हैं, ग्रास रूट हिस्टोरियंस थे, ये लोग जगह जगह जाते थे। सो जादूनाथ सरकार पर टिप्पणी करना या उनकी आलोचना करना बड़े अच्छे सुंदर ढंग से इन्होंने एक चैप्टर डिवोट किया अपनी किताब में, जादूनाथ सरकार अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, मराठी सोर्सेज की बात करते हैं। आलोचना भी की किताब में, पर व्यक्ति के उदारता को देखिए, उनकी विनम्रता को देखिए कि किताब का जो अंतिम पैराग्राफ है शिवाजी महाराज की किताब का, वो जादूनाथ सरकार को साइड कर रहे हैं। जो हिस्ट्री का विद्यार्थी है वो इस बात को जानता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक चैप्टर डिवोट करता है आलोचना करने पर अपनी किताब अंतिम बात जो कहता है वो जादूनाथ सरकार को कोट करता है। तो ये गजानन मेहंदले हैं। और इसी यू मस्ट अंडरस्टैंड अनदर थिंग, कहीं मैंने जैसे कहा कि हम लोग सब कृष्ण गोपाल जी को सुनना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कहीं ये पुस्तक मैंने जैसे बताया, मैं 1977 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हम जिन हिस्ट्री का एक बदलता पहलू है। मैं एक कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन हूँ, कश्मीर पर पार्टीशन पर काम किया, पर शिवाजी एक ऐसा विषय है, हर हिस्टोरियन पढ़ता है, हर विषय हर लेवल पर पढ़ता है, हम सब ने पढ़ा है, पर हमने जो पढ़ा था वो गजानन जी को नहीं पढ़ा था उस समय। ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 50 साल बीत गए इस बात को। तो गजानन जी का इसी विडंबना क्या है हमारे इस देश की, कि जब तक कोई चीज अंग्रेजी में नहीं आ जाती, उचित समय पर नहीं आ जाती, वो नेशनल नैरेटिव बनती नहीं है। मैं भी सर से कह रहा था, राजा दीक्षित जी से, कि ये विडंबना है बहुत बड़ी। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ कि दोनों स्वर्गवास है, दोनों चले गए हैं हमारे बीच से, सर जादूनाथ सरकार को या मेहंदले जी को या एस एच सेन जी को या वीर सरदेसाई की तुलना नहीं है, पर इनका दर्जा उसी दर्जा पर होता था जो देश दुनिया सरकार को मानती है।
अगर ये पुस्तक कहीं 20-30 साल पहले आ गई होती। एक एग्जिस्टिंग नैरेटिव को प्रभावित करने के लिए, चेंज करने के लिए संभव नहीं होता, इसलिए वो बहुत समय लग जाता है। कई कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, फिर नैरेटिव इम्पैक्ट होते हैं। हम लोग कश्मीर पर काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग नैरेटिव को हम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही होगा, इस बहुत संस्था में सुन रहा हूँ, अभी घंटा बैठे हम लोग थोड़ी देर पहले इसमें, और जिस प्रकार का काम यहाँ हो रहा है, मैंने कृष्ण गोपाल जी ने भी बताया, आपने जिक्र किया कि दिल्ली में क्या काम हो रहा है, पुणे में क्या काम हो रहा है। तो ICHR का क्योंकि दायित्व मुझे दिया गया है अध्यक्ष नाते में, हमारा एक रीजनल सेंटर यहाँ है। मन से इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि सबके पब्लिकली इसको मैं कहना चाहता हूँ कि जो गजानन जी के अंतिम दिनों में कई अनेक वर्क जो इनकम्प्लीट रह गए, विशेषकर जो ट्रांसलेशन के काम है, तो अगर अवसर दिया जाए तो ICHR को बहुत खुशी होगी इस बात में कि हम आपका साथ दें, इसमें हम आपका सहयोग करें। और हम लोग इसमें तुरंत एकाएक ही हम इसके 25 नवंबर को हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट कमेटी की मीटिंग है, मैं पब्लिकली आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अनुमति दीजिए, और हमारा वेस्टर्न रीजनल सेंटर जो पुणे में ही बेस्ड है, उसकी 13 तारीख को 2 दिन बाद इसकी मीटिंग है, उसमें हम ये निर्णय लेंगे। जो रावत जी जो आप आदेश हमें देंगे वो हमेशा आंखों पर हम उसको स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर अपनी बात कहकर पूरी करता हूँ, और मुझे यहाँ आने का, आपके बीच में आने का अवसर दिया गया, मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ के संयोजकों का। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और ईश्वर भगवान ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब धन्यवाद। आजचे आपले दुसरे प्रमुख पाहुणे आहेत आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। कृष्ण गोपाल जी हे सध्या सहकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। खरं तर कृष्ण गोपाल जी हे मूलतः वनस्पतीशास्त्र विषयाचे अभ्यासक। आग्रा विद्यापीठातून त्यांनी MSc ही वनस्पतीशास्त्रामध्ये केलेली आहे, आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक अनुसंधान परिषदेमधून PhD प्राप्त केलेली आहे। उत्तर भारतातील किंवा उत्तर प्रदेशातील मुख्यतः अनेक ठिकाणी त्यांनी संघकार्य केलं सुरुवातीच्या काळामध्ये, आणि नंतर भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्ये, पूर्वांचल राज्य आपण ज्याला म्हणतो प्रदेश, इथे सलग 9 वर्ष संघाचे क्षेत्रीय प्रचारक म्हणून आपण काम केलं, आणि या ठिकाणी प्रचंड मोठा बदल हा आदरणीय कृष्ण गोपालजींनी घडवून आणला। कृष्ण गोपालजींची ओळख ही मुख्यतः ज्येष्ठ अभ्यासक, चिंतक आणि वैचारिक नेतृत्व करणारे व्यक्तिमत्व अशी त्यांची ओळख आहे। खरं त्यांची खूप मोठी ओळख आपल्याला करून देता येईल, परंतु वेळेअभावी मी थांबवतोय। मी आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपालजी यांना विनंती करतो की त्यांनी त्या संपूर्ण गजानन मेहेंदळे परिवाराला संबोधित करावं अशी आपण विनंती। स्वर्गीय गजानन मेहेंदळे जी के श्रद्धांजलि स्मृति संकल्प सभा में मंच पर विराजमान श्रीमान प्रमोद कुमार रावत जी, श्रीमान नंद कुमार जी निकम, श्रीमान पंडित गोविंद कंवर जी, श्रीमान पांडुरंग जी भड़कवाड़े जी, और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुगण, आदरणीय बहनों, जैसा आप लोगों ने सुना, श्रीमान गजानन मेहेंदळे जी का और जीवन इतिहास के संशोधन में कैसा लग गया। कोई भी व्यक्ति जब पूरे मनोयोग से एक काम में लग जाता है तो एक ऋषि तुल्य हो जाता है। तो पूरा कमिटमेंट ऐसा होता है, उसको कुछ और सूझता ही नहीं। सोते जगते उठते बैठते मित्रों में सब वही बात चलती रहती है।
तब वो गहरे में जाता है। शोध का कार्य ही ऐसा है जिसमें बिना नीचे गए कुछ मिलता नहीं है, खप जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई बीज जमीन में डालते हैं तो जब वृक्ष बनता है तो बीज का कुछ बचता नहीं है, समाप्त हो जाता है। तो महेंद्र जी भी ऐसे ही बीज रूप में हैं जिन्होंने एक विषय पकड़ा और उसकी अनंत गहराइयों तक जाने का प्रयत्न किया और बहुत कुछ निकाल करके वे ले आए और समाज के सामने प्रस्तुत किया। और उसमें से कुछ हमने आज प्रकाशन यहाँ पर किया है। तो मैं बड़े श्रद्धापूर्वक उनके समस्त कार्य को विनम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधु और बहनों, हमारा देश 1000 वर्ष के बड़े संकट से गुजरा है और संकट भी इतने भीषण थे और इतने लंबे थे कि विश्व का कोई भी देश ऐसे संकट की कल्पना भी नहीं कर सकता। वो तो हमारी जीवनी शक्ति रही कि हम उसमें से बाहर निकल आए और उसमें जिन लोगों का महान पराक्रम रहा, ये सारे हिंदू समाज को बचा कर रखने में, देश को संभाल करके उस महाविकट काल में से निकाल करके ले आने में उन्हें शिवाजी महाराज का स्थान बहुत उत्कृष्ट है और लेकिन शिवाजी महाराज के जीवन को भी ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया, क्यों? अंग्रेजों की कुटिल नीति थी। वो धूर्तता में बहुत प्रसिद्ध है और वे जानते भी थे कि जीती हुई जाति जो है अर्थात पराजित जाति जो है उसके स्वाभिमान को अगर जगने दिया तो देर सबर विद्रोह करेंगे वे। तो अंग्रेजों ने ये पॉलिसी बनाई थी, वो बड़ी प्लान्ड पॉलिसी है। वो योगा योग नहीं है कि किसी भी प्रकार से किसी भी भारतीय चरित्र को उत्कृष्ट रूप में मत दिखाओ। हमेशा भारतीय लोगों के बारे में यही पता हो, तुम तो निरक्षर हो, तुम बैकवर्ड हो। हमने तुमको पढ़ना सिखाया है, हमने तुमको सिविलाइज किया है, हमने आपको प्रशासन दिया है, हमने आपको न्याय व्यवस्था दी है। भारत को एक था ही नहीं, हमने एक भारत बनाया है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने किया है। धीरे 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 ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर काम करते करते अंग्रेजों ने एक बड़ी लाइब्रेरी क्रिएट कर दी जिसमें कि यही सब कुछ था कि भारत के लोग कितने कम जानते हैं, भारत के लोग कितने असभ्य हैं। और ये कोई अनायास छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत प्लान्ड वे में अंग्रेज इस कुटिल नीति पर थे कि भारत की किसी भी अच्छी बात को सामने बताने को। उसी में से ये भी था, भारत में जितने ऐसे चरित्र हो गए जिनके अध्ययन करने मात्र से लोगों में जोश उत्पन्न होता है, उनको डिवैल्यूएट कर दो। तो हम लोग भी जब 6, 7 पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था, बस। ये लिखने का कोई तरीका है क्या? बाद में आगे बढ़े तो हम लोगों ने चरित्र पढ़ना शुरू किया, तो एक के बाद नए नए चैप्टर्स निकलते चले आ रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में। आप लोग महाराष्ट्र के पूना के, इसलिए आपके सामने में शिवाजी महाराज के बारे में क्या बात करूंगा, आप लोग जानते हैं, लेकिन एक प्रसंग का मैं वर्णन करता हूं। शिवाजी महाराज आगरा में जब राम सिंह के कस्टडी में, आगरा में एक जयपुर हाउस नाम का स्थान है, वहां पर बंद कर दिए गए। वो हम लोगों ने खोज करके निकाला स्थान। तो आगरा में जयपुर हाउस कॉलोनी में जयपुर वालों का घर है, वहां पर वे
कस्टडी में थे। अब इसके ऊपर गहरी स्टडी जो है वो अभी तक नहीं हो पाई कि शिवाजी कैसे गए थे, शिवाजी ने मिर्जा राजा के साथ क्या बातचीत थी, मिर्जा राजा को बीच में से रोक करके औरंगजेब ने क्यों दूर भेज दिया, मिर्जा राजा ने राम सिंह को क्या कहा, और शिवाजी महाराज जब गए आगरा में बातचीत करने के लिए तो इतने बड़े लोगों को लेके क्यों गए, अपने मंत्रिमंडल को लेके क्यों गए, अपने बेटे को लेके क्यों गए, बड़ा पैसा लेके क्यों गए, और रुकते रुकते कई दिन क्यों लगा दिया आगरा पहुंचने में उन्होंने। फिर वो तो सबको मालूम है उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये विश्व के इतिहास का ये यूनिक चैप्टर है, यूनिक, इसका पैरेलल दुनिया में कोई है नहीं, अनपैरेलल चैप्टर है कि औरंगजेब जो है दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट है, सबसे बड़ा ताकतवर है, उसके पास 3-4 लाख 5 लाख की फौज है, पैसे की तो कोई कमी नहीं, शिवाजी महाराज उनकी पकड़ में है। धीरे 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 शिवाजी महाराज ने एक एक करके सब लोगों को वापस कर दिया। मैं डिटेल में नहीं जाता, सुनिए, सबको वापस कर दिया और एक दिन चुपचाप धीरे से बाहर निकल गए, बेटे को भी ले गए, रास्ते में बेटे को एक जगह मथुरा में छोड़ दिया, वो मंदिर है मथुरा में, वहां बेटे को छोड़ दिया और आगरा से उत्तर दिशा में गए, फिर ऐसे घूमते घूमते प्रयाग वाराणसी बिहार होते हुए लौट करके आ गए। बंधुओं और बहनों, मैं आपको सच में बता रहा हूं, दुनिया में ऐसा कोई चैप्टर मिलेगा नहीं, एक भी व्यक्ति की जान गंवाए बिना, बिल्कुल ब्लडलेस, एक भी व्यक्ति उनके टीम में से न पकड़ा गया न मारा गया, पूर्ण रूप से सुरक्षित शिवाजी महाराज उसमें से असंभव काम में से निकल करके बाहर आ गए। चुपचाप माता जी के पास, जीजाबाई के पास आकर के प्रणाम करते हैं और कैसा कैसा करिश्मा कि मां अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाई। तो शिवाजी महाराज बोले, आप पहचान नहीं रही हमको? तब जीजाबाई को पता लगा, अच्छा तुम आ गए। क्या षड्यंत्र रचा उन्होंने, क्या पॉलिसी निकाली, कैसी योजना बनाई, दुनिया के बड़े बड़े दिमाग फेल हो जाएंगे। औरंगजेब भी बाद में आपने लिखता है, यहाँ औरंगाबाद में जब औरंगजेब है अंतिम दिनों में, छोटी सी भूल जीवन भर का प्रायश्चित देकर जाती है। शिवाजी महाराज की बुद्धि कैसी थी, उनकी प्लानिंग कैसी थी, जरूरत पड़ती थी तो वो सेना का नेतृत्व करते थे और जरूरत पड़ती थी तो सैकड़ों युवकों को आग्रह करके आगे बढ़ा देते थे, जरूरत पड़ती थी तो पीछे भाग जाते थे, जरूरत पड़ती तो अचानक आक्रमण करते थे। उस दुनिया में ऐसा कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं देता। वे राजा भी थे, वे सिपाही भी थे, सेनापति भी थे, ऑल इन वन थे। आसाम की जो बुरंजियां हैं, बुरंजियों में एक रेफरेंस शिवाजी का आता है। जो मीर जुमला है, ये मीर जुमला 1661 में आसाम को जीत लेता है। आसाम पहली बार इस्लाम के अंडर में चला गया। आसाम के ऊपर 18 बार आक्रमण हुए, एक बार आसाम हार गया, 1661 में हार गया। तो ये मीर जुमला जो है, ये शाहजहां के दरबार में अच्छा सेनापति है और ये सीधा आसाम में ऊपर तक चला गया, शिव सागर। आसाम का राजा भाग गया। बाद में संधि के बाद मीर जुमला वापस लौटा, मीर जुमला मर गया। तब ये राजा जो है अपने सभासदों के साथ बात करता है, वो कहता है, बुरंजियों में जो मेंशन्ड है वो ये है, देखो महाराष्ट्र में एक शिवाजी है, उसने मुगलों की सेना को 15 दिन की दूरी पर भगा करके रखा हुआ है, हम क्यों नहीं ये काम कर सकते?
उसके बाद आसाम की सेना खड़ी होती है, तैयार होती है, और जो एक बार हार गए थे फिर मुगलों को हरा करके और पूरे आसाम पर आसाम का राजा कब्जा कर लेता है, हिंदुओं का शासन हो जाता है। केवल 1-1.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बस मुगलों की ताकत आसाम में उस शासन, पूरे हिस्ट्री में। बंधुओं देखो, आपने सुना होगा फिर जो लड़ाई हुई औरंगजेब की सेना के साथ आसाम की, उसको कहते हैं सराय घाट की लड़ाई। तो सराय घाट की लड़ाई में आसाम की सेना के पास 30,000 नाव है, छोटा बड़ा। इतिहास के काफी लोग, बड़े विद्वान लोग बैठे होंगे, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन छोटी छोटी नाव लेकर के लोग आए हैं, इसमें 2-3 लोग बैठेंगे, ले धनुष बाण लेकर के आए हैं, 3 कमान है। इधर मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा राम सिंह सेना लेकर के गया, शिवाजी भाग गए ना तो पनिशमेंट में इसको भेजा है आसाम जीतने के लिए। आसाम जीतेगा तो अच्छा, मर जाएगा तो और अच्छा। इसकी सेना बहुत बड़ी है राम सिंह के पास। शाइस्ता खान ने भी इसको हेल्प करा। शाइस्ता खान दोनों बंगाल का नवाब है। बड़ी बड़ी नावें मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे के पास है, राम सिंह के पास है। सेना बड़ी है, घोड़े बड़े अच्छे घोड़े हैं, 15-20 हजार घोड़ों की सेना इसके पास है। आसाम के लोगों के पास घोड़े वोड़े नहीं है, लेकिन नाव बहुत है, छोटी छोटी नाव। एकदम आसाम की सेना आक्रमण करती है और राम सिंह की सेना हार जाती है। दुनिया का पानी में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध ये था पूरे विश्व का, लेकिन इसको कोई मेंशन ही नहीं करता। 30,000 नाव लेकर के 70-80 हजार आसाम के सैनिक हैं, और इधर राम सिंह के साथ तो 1.5 लाख की सेना है और 15-20 हजार घुड़सवार हैं। ये घुड़सवार क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। नावों पर खड़े थे घुड़सवार, बड़ी बड़ी नावों पर घोड़े लेकर के। और भाई बड़ी नाव के ऊपर घोड़ा रख करके आप लड़ाई की तो घोड़ा नाव पर क्या करेगा? कुछ नहीं कर रहे, तो तीर लगता है, जगह निकल जाता है। आसाम के लोगों ने सराय घाट का युद्ध लड़ा, लेकिन जिस लाजित बड़फुकर ने युद्ध लड़ा, जिस राजा ने युद्ध जीता, वो भारत के इतिहास के बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नेवल वार है, हमको वाटरलू पढ़ाया जाता है। वाटरलू से तो कई गुनी बड़ी सेना ये है, और राम सिंह 5 वर्ष तक पढ़ा रहा, जीत नहीं पाया। अगली घटना बता दूंगा। आप जानते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय चला दिया, सब जानते हैं। ये बख्तियार खिलजी ने बंगाल जीत लिया, सब जानते हैं। बख्तियार खिलजी को किसने मारा? जब मैं ये प्रश्न इतिहास वालों को पूछता हूं तो चुप हो जाते हैं। अरे बख्तियार खिलजी चाइना में जा रहा था, चीन जीतना चाहता था, ऐसे बंगाल के ऊपर बढ़ा, आसाम पहुंच गया। आसाम का राजा पृथु था, उस पृथु राजा ने सेना इकट्ठी कर ली, सारे आसाम के राजाओं को इकट्ठा कर लिया। 10,000 से ज्यादा महिलाओं की एक सेना थी वहां आसाम में, जो बड़े बड़े बांस में भाले लगा करके लेकर के आई थी। बख्तियार खिलजी को घेर लिया, बख्तियार खिलजी की सेना को समाप्त कर दिया। बख्तियार खिलजी केवल 100 लोगों को लेकर घायल अधमरा होकर के बंगाल वापस लौटा और थोड़े दिन बाद मर गया। ये एंड है बख्तियार खिलजी। हमारे इतिहास के न प्रोफेसर पढ़ाते न बच्चे पढ़ते, कौन सा इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, ये बड़ा प्रश्न है। और इसे एक दो नहीं, सैकड़ों घटनाएं आपको मिलेंगी भारत के इतिहास में जो पढ़ाई जानी चाहिए थी, पढ़ाई जाती नहीं। ये बड़ा प्रश्न है। महेंद्र जी ने काम किया है, एक विषय पर काम किया है, अच्छी बात है, लेकिन ये शुरुआत है। अंग्रेजों ने इसको कितना विकृत करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसको एक एक जगह देखना पड़ेगा। जहां जहां देखेंगे वहीं आपको विकृति मिलेगी, और फिर उसमें से हमको क्या आगे पढ़ाना है, कैसे आगे पढ़ाना है। शिवाजी महाराज ने शून्य में से ब्रह्मांड खड़ा करने का प्रयत्न किया था। उनके जीवन का हर प्रसंग इंस्पिरेशन देता, हर प्रसंग, कोई सा प्रसंग, चाहे शाइस्ता खां को
पूना के लाल महल में घेरा हो, चाहे अफजल खान को पहाड़ी पर जाकर के मारा हो, चाहे आवश्यकता पड़ने पर सूरत को लूट करके लाए हो। उनके जीवन के 50 प्रसंग ऐसे, हर प्रसंग में ऐसा लगता है कुछ मिलता है नया, कुछ प्रेरणा मिलती है। इसे शिवाजी महाराज को पढ़ा हुआ ही नहीं, बस छोटी सी सेना लेकर शिवाजी लड़ रहे हैं। बीजापुर के आदिल शाह से भी लड़ते हैं, मुगलों से भी लड़ते हैं, पुर्तगालियों से भी लड़ते हैं। पहली बार वे अच्छी सी जल सेना निर्माण करते हैं, बड़े बड़े किले निर्माण करते हैं। जरूरत पड़ने पर एकदम पीछे भागने में उनको कोई डर नहीं है। सब कुछ छोड़ करके चुपचाप फिर पीछे हट जाते हैं, मौका पड़ते ही फिर 4 गुनी ताकत है, फिर आक्रमण करते हैं, लाखों को घेर लेते हैं छोटी सी सेना से। प्रत्यक्ष में एक भी युद्ध न हारने वाला विश्व में यदि कोई ऐसा सेनापति, राजा, सैनिक है, एक भी युद्ध सामने नहीं हारे, उसका नाम शिवाजी है। उसका नाम शिवाजी। लेकिन शिवाजी अपने साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, ध्यान में रखिए आप। शिवाजी के मन में एक विजन है, एक चित्र है, वो चित्र पूरे भारत का है। और इसलिए जरूरत पड़ने पर छत्रसाल को अपनी सेना में शामिल न करके छत्रसाल से कहते तुम वही मोर्चा संभालो, वहां जाओ, वही लड़ो। सिखों को कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को समाचार भेजे तुम वहां मोर्चा संभालो, तुम वहां लड़ो, मैं यहां संभालता हूं। ये जो देश को एक रख करके मन में विचार करना, ये सारे संकटों में से लड़ना है, तो शिवाजी एक विजन देते हैं। वो विजन देशभक्ति का है, देश की एकता का है, देश की एकात्मता का है। और इसलिए हम पूछते हैं प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली मान लो आया था दिल्ली में, इसको बुलाया था शाह वलीउल्लाह खान ने और अवध के नवाब ने इसको बुलाया था, क्योंकि स्वयं दिल्ली का बादशाह बहुत कमजोर हो गया था, मराठों के ऊपर ही वो निर्भर था। अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए यहाँ पूना से 2.5-3 लाख लोग क्यों गए? वहां क्या रखा था मराठों के लिए? कुछ नहीं था। नहीं, अहमद शाह अब्दाली से देश को खतरा है, इसलिए यहाँ पूना से 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर जाकर के यहाँ पे 2.5 लाख नौजवान लड़ रहे थे युद्ध। जब पानीपत के अंदर एक स्मारक बनने की बात आई तो वहां के मुख्यमंत्री महोदय, उनको मैंने स्वयं कहा, देखो भाई ये पानीपत का स्मारक, ये मराठों का स्मारक नहीं है, दिमाग में से निकाल दो आप। ये स्मारक देश की एकता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए 2000 मील दूर से आकर के 1 लाख लोगों का बलिदान एक दिन में हुआ, उसका स्मारक। अब दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण पाएंगे आप? नहीं पाएंगे। नहीं, एक दिन में 1 लाख लोग 2500 मील दूर जाकर के अपना बलिदान किए हों, नहीं पाएंगे आप। उसके उस पर तो बनना चाहिए था, अभी बहुत लेट हो रहा है, बनना चाहिए। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह थी, 1761 का युद्ध हारने के बाद दोबारा से फिर शक्ति लेकर फिर पहुंच गए यहां से लोग, और वहां अटक तक जाकर के, अफगानिस्तान की सीमा तक जाकर के, आप कल्पना करिए, तंजावुर से लेकर के और अफगानिस्तान की सीमा तक, और इधर बंबई में समुद्र के तट से लेकर के उड़ीसा तक, ये शून्य में से एक बड़ा ब्रह्मांड, बड़ा एक विस्तृत संसार खड़ा कर देने का जो बीज है, वो शिवाजी महाराज ने रोका। ये सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना थी। और फिर ये कह देना शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था, ये इंटेंशन बताता है कि ये लोग क्या क्या बताना चाहते हैं। शिवाजी महाराज ने कृषकों को उनके जमीन के अधिकार दिए। शिवाजी महाराज ने सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, और इसलिए शिवाजी महाराज के ऊपर जितना शोध हो सकेगा उतना अच्छा है। अभी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने राज व्यवहार कोष निर्माण करने का प्रयत्न किया।
का। एक दिन एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उन दिनों जो पर्शियन, अरेबिक, टर्किश ये शब्द ये चलन में आ गए थे व्यवहार में, राज व्यवस्था में। तो धुंडीराज व्यास को तंजावुर में बैठाल कर जो राज व्यवहार कोश बने, उसके लिए शिवाजी महाराज ने निर्देश दिया कि सारे अपने भारतीय शब्दों को लाइए उसमें आप, और जितने भी विदेशी शब्द आ गए हैं पिछले 300, 400, 500 वर्षों में, वो टर्किश होंगे चाहे अरेबिक होंगे, वे सब शब्दकोश से निकाल दिए जाए। तो इस प्रकार से शिवाजी महाराज एक ऐसा चरित्र है जो इस देश के प्रत्येक बालक को पढ़ना चाहिए, और हमारे अध्यापकों को, कम से कम इतिहास के लोगों को तो जरूर पढ़वाना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। वो ये है कि अंग्रेजों ने एक योजनाबद्ध रीति से बहुत प्लान वे में भारत के संपूर्ण इतिहास को विकृत करने की कोशिश की, और इसमें विलियम जोन्स को लगाया। बहुत बुद्धिमान भी था, चतुर भी था, और इसने जो एशियाटिक सोसाइटी में जो काम किया उसका पर्पज एक ही था कि भारतीय सारे साहित्य को विकृत करके कैसे सामने रखा जाए। मैक्स मूलर आया, वो हिस्ट्री से हम जानते, मैं बताता नहीं, लेकिन इंग्लैंड में एक बोर्डिंग चेयर बनी। उस बोर्डिंग चेयर को बनाने वाला जो था वो कर्नल जोसेफ बोर्डिंग था। अपनी सारी संपत्ति उसने इसमें दान में दी, और पर्पज लिखा उसने अपने वसीयत में, बोर्डिंग चेयर का जो इंट्रोडक्शन उसमें लिखा, मेरी सारी संपत्ति का उपयोग उस काम में होगा जिसमें भारत के संस्कृत का सारा टेक्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा, और यही पर्पज रहेगा हम भारतीयों को कैसे क्रिश्चियन बना सके। इसमें जो विल्सन को रखा, बाद में मूलर विलियम को रखा, और सब इसी काम में लग गए। भारतीय सारे साहित्य को हम लोग कैसे ऐसा विकृत करके सामने रख दें कि भारत को जल्दी क्रिश्चियन हम लोग बना दें। एक अगली बात, चूंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल के बाद पादरियों ने उसको और स्पष्ट किया, ये सृष्टि का जो निर्माण जो है ना, ये 4004 BC, बस 4004 वर्ष पूर्व ये सारी सृष्टि आई अस्तित्व में, और वो अक्टूबर 23 था। उसके बाद 6 दिन में सृष्टि बनाई गई, 7वां संडे लोगों ने आराम फरमाया। अब कोई भी जो क्रिश्चियन लेखक है, हिस्ट्री राइटर है, वो उसके पीछे जाता ही नहीं है। जितने भी इतिहास की बातें होंगी वो 4000 BC के पहले खत्म कर दी जाएंगे, और इसलिए भारतीय इतिहास को लिखने के लिए एक दृष्टि बनाई गई। वो महाभारत का काल ईसा से 1500 साल पहले, और रामायण का काल 2000 साल पहले, वेदों का काल 2500 साल पहले, बस गलत बात है। इसमें संशोधन चाहिए लगातार। अब ये राखी गढ़ी का और सनोली का रथ निकला है, पूरा गति निकलता है। आर्य निवेदन थ्योरी क्यों लाई थी? क्यों आर्य श्रेष्ठ है तो भारत में आर्य कहां से आए? श्रेष्ठ तो हम लोग हैं, हम बाहर से आए, भारत में आर्य लोग बाहर से आए। अरे सोनोली में और यहाँ जो रथ निकला है उसमें क्योंकि तांबा ऊपर फिट है सब पहियों के ऊपर, इसलिए निकल रहा है, लकड़ी तो बन गई। उसका जो डेट फिक्स हो रहा है वो लगभग ईसा से 4000 साल पहले का फिक्स हो रहा है, 6000 साल, 5000 साल आज से, और खुदाइयां निकल रही हैं ईसा से 6000 साल पहले। और वेदों के ऊपर अच्छा काम चल रहा है। वेदों में जो नक्षत्र बताए गए हैं, कब कौन सा नक्षत्र, वो नक्षत्र ही ईसा से 8000 वर्ष पुराना है उस लोकेशन पर। तो नक्षत्र जगह बदलता है, 5000 वर्ष का 5000 वर्ष में जगह बदलती है, 26,500 वर्ष बाद वो नक्षत्र वहीं आएगा। तो सरोज बालाजी वहां जो दिल्ली में IAS ऑफिसर है, उन्होंने बड़ी शोध की है, रामायण का काल, महाभारत का काल और वेदों का काल। तो वेदों के काल में उन्होंने उस समय जो ग्रह बताए गए हैं, वैदिक ऋषियों ने उस समय के लोकेशन बताए कौन सी ग्रहों की दशा है, तो उसे तो वेदों का काल पक्का होता है। वो तो 8-9 हजार BC जाता है, पक्की बात है। और जब शोधकर्ताओं को भिन्न भिन्न आयामों पर शोध करने की आवश्यकता है, एक तो आयाम नहीं है,
ऐसे बहुत सारे आयाम निकलेंगे जिसमें भारतीय इतिहास को फिर से अपने को देखने की और व्याख्या करने की आवश्यकता बनेगी। दिल्ली का 9 स्तंभ है। अब इतिहास का मतलब कि राजा रानी की कहानी नहीं है। भारत में इतिहास की एक दृष्टि है। भारत में इतिहास समग्रता से है। अकबर का काल पढ़ेंगे और अकबर के काल में तुलसीदास न पढ़ेंगे तो बेकार है। शिवाजी महाराज का काल पढ़ेंगे और तुकाराम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? काल कैसा था? तुकाराम थे, खमाटू रामदास थे, कौन कौन थे? और भारतीय इतिहास पढ़ते समय एक राजा, सेना, विजय इतना नहीं होता है। भारत का इतिहास जो है वो समग्रता में होता है। उसमें व्याकरणाचार्य कौन था, साहित्यकार कौन था, ज्योतिषी कौन था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा होता था, विवाह कैसे होते थे, ये सब इतिहास है। जो पाश्चात्य जगत की इतिहास की दृष्टि है वो राज्य केंद्रित है। भारत की इतिहास दृष्टि है ये समाज केंद्रित है, संस्कृति केंद्रित है। हम जन्म मरण की तिथियां लिखने में विश्वास नहीं करते। अब यहाँ बहुत सारे व्याकरण के लोग बैठे होंगे, वे जानते हैं कालिदास का रघुवंश है, शाकुंतलम है, कई ग्रंथ है। मैं उनसे पूछूं कालिदास का जन्म कब हुआ था, वो नहीं जानते, जरूरत भी नहीं। भाई कालिदास का साहित्य जो है वो महत्वपूर्ण है, तो उसका जन्मदिन महत्वपूर्ण है नहीं। लेकिन हम पश्चिम के किसी इतिहासकार के सामने बात रखकर पहला प्रश्न ये करेगा, कालिदास हाँ कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कब मृत्यु हुई उनकी, वो वहां उस क्रोनोलॉजी में फंस जाता है। हमको इस जंजाल में नहीं फंसना है, जानना सब कुछ है। लेकिन भारत के इतिहास की एक दृष्टि है, वो समग्रता की है। वो समग्रता की दृष्टि में राजा है, लेकिन राजा वही ठीक है इस राजा ने लोक मंगल का काम किया है, अन्यथा राजाओं का वर्णन हमारे इतिहास में नहीं किया जाएगा। तो महाराज हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र का नाम क्यों है? इसमें दानी थे। हरिश्चंद्र कब पैदा हुए ये इमेटीरियल है, मतलब ही नहीं। राम का एक चरित्र है, मानधाता का एक चरित्र है, दिलीप का एक चरित्र है। उनकी कृतियां हमारे यहाँ उल्लेख की जाती हैं। हमारे यहाँ काल की पूजा नहीं, हमारे यहाँ महाकाल की पूजा है, जिसमें तिथियों का कोई अर्थ नहीं। और इसलिए इतिहास में ठीक है अपने को सब बातों पर विचार करना है। संस्कृत भाषा कब आई कौन बताएगा? ऋग्वेद का भी रचनाकार थे, वे संस्कृत भाषा के जानकार थे। और दुनिया में कोई सी भाषा का उद्गम संस्कृत से है, ध्यान रखिए। तो जो कुछ भी व्याकरण वो ले पाए संस्कृत से लिया। ग्रीक में जितना सिविलाइजेशन है वहां से ग्रीक से यूरोप को मिला है। पूरा यूरोप ग्रीक का ऋणी है और ग्रीक ने भारत से खाया है। ग्रीक में कुछ भी उनका अपना नहीं है। ई पॉकॉक करके राइटर होकर किताब लिखी है, इंडियन ग्रीक। इतनी मोटी किताब है, 600 पेज की किताब। सब लिखते हैं ग्रीक में जो कुछ है, ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, लैंग्वेज है, रिचुअल्स है, रिलीजन है, मंदिर है, राज्य व्यवस्था है, सब भारत से गई है। हमारा इतिहास का इसको ढंग